डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलो। चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए? इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? बीजेपी के खुद के लीडर्स बोलने लग रहे हैं ये कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे 400 पार होने पे। क्या आपको रास्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि ध्रुव राठी, एंटी नेशनल ध्रुव राठी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाए? कोई हीरो नहीं आने वाला। आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। देशभक्त के आज के हमारे कॉन्वर्सेशंस में जो गेस्ट हैं, उन्होंने आजकल थोड़ा सा तहलका मचा के रखा है। वैसे तो सोशल मीडिया के दुनिया में ही इज वेल नोन, लेकिन आजकल पॉलिटिकल गलियारों में भी उनके बारे में काफी बातें हो रही हैं। ध्रुव राठी, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन देशभक्त कॉन्वर्सेशंस। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। लेकिन आज का कॉन्वर्सेशन थोड़ा ज्यादा खास है, स्पेशली बिकॉज वी आर जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम द इलेक्शंस। और आपके जो आजकल वीडियो आ रहे हैं, काफी धुआंधार वीडियो चल रहे हैं। एजुकेशन से जो आपके ऑलरेडी काफी पॉपुलर वीडियो हुआ करते थे, और अब जो पॉलिटिकल वीडियोस आ रहे हैं, उनमें एक नया जोश दिख रहा है, तेजी दिख रही है, एग्रेशन दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये जो डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? इसके तेवर बिल्कुल अलग क्यों थे आपके दूसरे वीडियो से? वो थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा सा एक उनमें ठहराव होता है, लेकिन इसमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिखा। अब देखो, कोई भी इंसान अगर अपने देश की परवाह करता है, जो भी चीज़ें मैंने उसमें बताई, सबको जानकर शौक लग जाना चाहिए जो भी मैंने बताया। अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यही मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो रहा है देश में आज के दिन, तो मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई कि मैं भी अपना नॉर्मली एजुकेशन वीडियोस बनाते रहता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा इसके बारे में, और मैं नहीं बोलूँगा तो और कौन बोलेगा अगर हर कोई चुप बैठा रहा। मैंने ये भी देखा कि ये ऐसी चीज़ें नहीं थी जो उसी वक्त हुई थी, कुछ चीज़ें थी जो पहले कुछ हो चुकी थी, कुछ महीने से हो रही थी, कुछ सालों से हो रही थी। लेकिन जब कोई दिखी ही नहीं आवाज़, तो मुझे लगा कि मुझे ही करना पड़ेगा। ये बात सही है कि आपने जो उस वीडियो में, उसमें आपका जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो पहले रिपोर्ट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। बहुत लोगों को तब भी शौक लगा कि डिक्टेटर तो एक होता है देश में जो गलत हो रहा है उसको स्टेट करना, जो आप पहले भी कर चुके हो, हम भी करते हैं यहां देशभक्त पर। लेकिन बहुत लोगों को शौक लगा कि आपने उस वीडियो का जो टाइटल दिया, उस वीडियो का जो डायरेक्शन है, व्हाई सच अ हार्ड स्टैंड भाई? किसी भी और डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर लो आप, जो एक्चुअली में यही चीज़ मैंने उस वीडियो में कही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि देश ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुका है, लेकिन जिस तेजी से चीज़ें होए जा रही हैं, और वो वीडियो तो कितना हो गया, 1.5 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, उसके बाद भी जो चीज़ें हुई हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं सबको जेल में डाला जा चुका है बिना किसी कन्विक्शन के। तो नॉर्थ इंडिया की जो 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्हीं को ही आप कैंपेन नहीं करने दोगे, तो किस बात की इलेक्शन हो रही है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं है, और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो किस बात की डेमोक्रेसी? क्योंकि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, रशिया में भी होती है, यही चीज़ मैंने कही थी। तो आपको डर किस बात का है कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, या ब्रूटल मेजॉरिटी किसी एक पार्टी की आ जाएगी विथ पैतड़े लगाकर? डर किस बात का है? आप क्या प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीज़ें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। नवाल्नी के साथ क्या हुआ था आपने देखा है, और अभी जो अटैक वाली सिचुएशन भी हुई, पता नहीं आपने रिसेंट खबर पढ़ी कि नहीं, रशिया में एक अटैक हुआ और यूएस ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें 2 हफ्ते पहले कि अटैक होने वाला है, किसी भी कॉन्सर्ट में हो सकता है। वो इतने स्पेसिफिक थे, उन्होंने रशियन इंटेलिजेंस को वार्निंग भी दी थी कि अटैक हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप खबरें सुनोगे कि उस अटैक में क्या क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे अटैक के दौरान, और जो सर्विसेज आनी चाहिए थी पुलिस की वो उस टाइम पर नहीं पहुंची वहाँ पर। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज़ होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है,
जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। आप बार बार उस वीडियो में, इस इंटरव्यू में ऑलरेडी डिक्टेटरशिप शब्द का इतने बार उपयोग कर रहे हैं आप। क्योंकि करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलना। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहेंगे, भक्त बनर्जी भी, मैंने उससे पूछा, वो भी ये कहता है कि भाई डिक्टेटरशिप अगर होता तो ध्रुव राठी यहाँ बैठकर डिक्टेटरशिप की बातें ना कर पाता 2 बार। तभी मैंने कहा कि अभी नहीं बना है डिक्टेटरशिप, लेकिन अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई ना तो कुछ सालों बाद वही हालत होगी। और तब आवाज़ उठाने के लिए का मौका गया। आज रशिया में आप किसी को कहो, किसी रशियन को कि भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाता डिक्टेटरशिप के खिलाफ, या किसी नॉर्थ कोरियन बंदे को कहो भाई अपनी आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ लेट हो चुका है। हम यहाँ अभी लेट नहीं हुआ है और हम लेट नहीं होने दे सकते। लेकिन ध्रुव, ये भी तो है ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सत्य मान के दूसरे लोगों को तो ये नहीं बोल सकते हो ना कि भैया तुम ऐसा करो वैसा करो। लोग तो खुश हैं, आप तो ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि लोग तो बहुत मगन हैं। तो ये पॉइंट कहां से आ जाता है कि लोगों को आप बता रहे हो कि इसके लिए करो, ऐसे करो, देश डिक्टेटरशिप में है, लोग तो खुश हैं। लोग कहेंगे हम किसको वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं हम है कि किसको, ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बात उन तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। हम लोग बचे हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं, हमें भी सेंसर करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। तो जब बात उन तक पहुंचेगी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ नया बताया हो अपने वीडियो में, जैसा आपने कहा ना, जो भी फैक्ट्स बताए वो सब थे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट छपी थी, लेकिन न्यूज़ चैनलों में उनकी बात नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसकी बात नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया पर उसकी बात नहीं हो रही थी। वो खबर आती थी और अखबार के 7वें 8वें पन्ने पर छपकर एक दिन गायब हो जाती थी। यही दिक्कत है। अच्छा चलो, मान लिया कि मीडिया कैप्चर्ड है, काफी हद तक इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जा रही है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि बहुत लोगों के पास, जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंटरनेट है, पूरा मीडिया है, वो भी सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं ठीक है ध्रुव राठी तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हम और किसको वोट दे सकते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? देखो, ये तो वही बात हो गई जब अगर ब्रिटिश राज था जब देश में, कुछ लोग कहते कि अंग्रेज नहीं तो और कौन। जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। कि मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है, आपका पहला थॉट क्या होगा? उस गाड़ी से बाहर निकलना ना। या फिर आप ये बैठकर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई, लेकिन इफ़ नॉट दिस कार देन कौन सी गाड़ी भाई? आप ये सोचोगे कि जब आग जल रही हो आपकी गाड़ी में, सबसे पहले आप उस गाड़ी से बाहर निकलोगे और बाद में सोचोगे कि किस और गाड़ी में बैठा जा सकता है। ठीक है, चलो ओके, अगर ये बात कोई मानता है तो फिर सिटीजन को क्या करना चाहिए? वो अपने आप को अभी ये आप क्या उनको ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो जलते हुए गाड़ी में है, वो क्या करें? जलते हुए गाड़ी से फिर क्या करें? मैं सीधा सीधा कहूंगा कि वो गाड़ी जा रही है पोलिंग बूथ की तरफ, वो जल रही है, हाँ बताइए फिर क्या करें वो? अभी आज के दिन जो ऑप्शंस बचे हैं देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाने के, वो कम होते जा रहे हैं। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो सिर्फ एक डिसीजन था जो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिया हो, लेकिन कितनी ऐसी और चीज़ें हैं, उन पर अपना प्रेशर है। तो बचा कौन यहाँ पर? बस हम और आप जैसे लोग बचे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बचे, देश के नागरिक। और 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सब के लिए, वोटिंग की ताकत से देश को बचाने का, देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। तो सीधा सीधा मैं कहूँगा कि अगर हमें देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाना है तो वोट करो जाकर, और अपने आसपास के लोगों को बताओ वोट करें, उन्हें बताओ कि देश आज किस हालत में है। और एक एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है वो सोचना कि आपके पास कितनी ताकत है। अगर हम कितने 1 करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर्स आपके, मेरे का मिलाकर होंगे, उससे भी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन अगर हर एक इंसान अपने आसपास के 100 लोगों को बताए सच कि क्या चल रहा है, डिक्टेटरशिप की हालत क्या है, अपने आसपास 100 लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि देखो देश यहाँ इस हालत में गिर जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो जाकर वोट करो। वोट कैसे करना है, किसी का वोटर आईडी नहीं बनाया, उन्हें बताओ क्या करना है। तो एक एक इंसान 100 पर भारी पड़ सकता है, और ये 1 करोड़ लोग सभी 100 करोड़ लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
आपको सोशल मीडिया पर इतना भरोसा है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं, देश के नागरिकों पर इतना भरोसा है, जो हम लोगों को देख रहे हैं आज के दिन लोग, उन पर इतना भरोसा है। आपको यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, ये तो एनालिटिक्स यूट्यूब ही बता देगा। हम लोग ये बात भी करते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को व्हाट्सएप ऑलरेडी खा चुकी है, क्योंकि वो व्हाट्सएप देख देख के उनका दिमाग और भेजा फ्राई हो चुका है। लेकिन यंगस्टर से आशा कर सकते हैं, एक ह्यूज चंक ऑफ यंगस्टर्स इस बार वोट करने वाले हैं जिन्होंने ना मेन स्ट्रीम मीडिया कभी देखा है, वो व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम देखकर ही बड़े हुए हैं। उनसे ज्यादा आशा है या उनसे कम आशा है? कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, कोई जेंडर की लिमिटेशन नहीं है, कोई धर्म की लिमिटेशन नहीं है। जो लोग हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, जिस इंसान को देश की परवाह है, उसे ये एक्शन लेना चाहिए, उसे डेमोक्रेसी का सिपाही बनना चाहिए। एंड वोटर को फिर क्या देखना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और देशभक्त पर तो हम कभी किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट या अपोज नहीं करते हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप क्या, वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहली स्टेप ये है अब यहाँ पर, और सबसे क्रिटिकल स्टेप है ये। उनसे क्या कहना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है? बहुत सारे अंकल भी हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, देश चलेगा, ट्रेन टाइम पर मैं उन्हें कहूंगा कि एक बारी अपने मन से इस बात को निकाल दो कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे हैं, वो ये करते हैं। आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उन्हें एक बारी अपने दिल से निकाल दो और सच्चे दिल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, कि क्या हो रहा है, जो फैक्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, जो इवेंट्स आपके सामने हो रहे हैं, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? मुझे नहीं लगता कोई भी सच्चे दिल से इस चीज को देखकर कह सकता है कि ये सही हो रहा है। ओके। और हमें अब सवाल भी आपके लिए आए ध्रुव, मेरे इसमें से जितने सवाल मैं पूछूंगा मेरे ख्याल से 90% हमारे मेंबर्स के सवाल हैं। ओके। और उसमें से एक बहुत बार एक सवाल रिपीट हुआ है कि ध्रुव से ये बात पूछो कि ये जो डेमोक्रेसी की बात करता है, ये जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, ये अभी ईवीएम, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में जो वीडियो बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो वीडियो बनाया, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम एक होकर एक तरफ वोट नहीं करेंगे तो शायद कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगा। और इस चीज का बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर यूपीए गवर्नमेंट की सरकार हो। उससे पहले जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट पावर में थी तब कुछ ना कुछ उन्होंने डिक्टेटोरियल करने की कोशिश करी है, जैसे कि इंदिरा गांधी की हो या राजीव गांधी की हो। तो और ये एक दूसरा परसेप्शन जो लोगों का गलत होता है कि स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी देश में अगर कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। तो मैं पूछना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी है कहाँ देश में? आज एक इंसान तो बैठा सब कुछ चला रहा है, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर प्रेशर वहाँ से पड़ता है, कोई इंस्टीट्यूशन तो बचा ही नहीं। क्या स्टेबिलिटी बची है देश में? किस चीज़ की स्टेबिलिटी बची है? मीडिया को बोलने का हक नहीं बचा। कल को आप क्या कपड़े पहनते हो, आप किस टाइप का खाना खाते हो, किस टाइप की फिल्में देखते हो, ये भी वो ऊपर से बताएगा। अगर ऐसा होता है कि कल कोई और सरकार आती है, या फिर अगर ऐसा कल कोई होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई ध्रुव राठी आप इतने वीडियो बनाते हो, चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये डिक्टेटरशिप। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है, जो भी नई सरकार आएगी, हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा। हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कानून पास किए जाएं जिससे कि इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस वापस आ सके और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से, ये सारे कानून बिल पास करने के लिए हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी नई सरकार बनेगी उस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी का नाम लो या किसी पार्टी की तरफ लोगों को पुश करो, बिकॉज दैट्स नॉट आवर जॉब। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों को कौन सी
टाइप ऑफ पार्टी को चूज करना चाहिए अगर ये डिक्टेटरशिप का इशू है? तो कौन सी पार्टी? बिकॉज ये भी तो बोला जाता है देखो करप्ट तो सारे ही पार्टीज हैं। बात सही है, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लेवल तक करप्शन हर पार्टी में है, कुछ लेवल तक ये डिक्टेटोरियल जो चीज़ें करी जा रही हैं ये और पार्टीज़ में भी करी जा रही हैं, जैसे टीएमसी पर भी ऐसे आरोप लगते हैं जो काफ़ी हद तक सही है मैं कहूँगा। लेकिन जिस स्केल पर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है वो स्केल खतरनाक है यहाँ पर, जिससे सबसे बड़ा खतरा देश को पहुँच रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहुँच रहा है आज के दिन। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है अगर 400 पार हो गया तो? खुद ही बोल रहे हैं वो, बीजेपी के खुद के लीडर्स बोलने लग रहे हैं ये कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे 400 पार होने पे। दूसरा मेरा जो बड़ा सवाल और जो मैंने देखा आपका जो दूसरा, आजकल आपके हर वीडियो के बाद तो बहुत सारे ट्विटर पर भी बस होता है, आप ट्रेंड भी कर रहे थे इतने दिनों से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने देखा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जब आपने जो वीडियो बनाया, बिगेस्ट स्कैम आपने उसको कहा है, मैंने भी एपिसोड्स बनाए हैं, लेकिन ये एपिसोड बनाने के बाद, ये तथ्य रखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वर्डिक्ट के बाद, एसबीआई को इतनी बार घंकालने के बाद, डेटा बाहर निकलने के बाद, आपको लगता है कि इससे इलेक्शन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? अगर लोगों को जागरूक किया गया तो जरूर पड़ेगा, अगर लोगों तक खबरें ही नहीं पहुंचाई गई तो नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सिर्फ हम यहाँ पर 6,000 या 12,000 करोड़ की बात कर रहे हैं इसलिए छोटी सी चीज़ है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था, मैंने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम क्यों कहा। इसके पीछे कारण ये था कि अगर आप इसके अंदर जाके, क्योंकि ये एक स्कैम नहीं है, ये स्कैमों का भंडार है, अलग अलग छोटे छोटे स्कैम्स, छोटे बड़े स्कैम्स इसके अंदर भरे हुए हैं। एक एग्जाम्पल लेकर देख लो, मैंने जो वीडियो में लिया था कि कोई प्रोजेक्ट था किसी सरकार का जिसकी कॉस्ट पड़ रही थी 84,000 करोड़ रुपीस, उसकी कॉस्ट इन्फ्लेट करके 1.4 लाख करोड़ रुपीस बना दी। यही 70-80 करोड़ का तो यही घोटाला हो गया यहाँ पर, लाखों करोड़ों की बात करी जा रही है यहाँ पर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जो लोग उससे भी कंपेयर करते थे वो 2G स्कैम और कोलगेट वाले स्कैम से, उससे भी कंपेयर कर लो। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा आरोपी था कोलगेट स्कैम का, उसे बीजेपी ने टिकट दे दी, ईडी रेड मारी उस पर, चुप कराया, उसे बीजेपी से टिकट दे दी। क्या चल रहा है मतलब ये देश में? एक तरफ हम देखते हैं कि मणिपुर जल रहा है, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 2G कोलगेट स्कैम पे लोग रास्ते पर आ गए थे, अब इतना बड़ा स्कैम हुआ है लेकिन इंपैक्ट एटलीस्ट लोगों के मन में उतना नहीं दिख रहा है। तो क्या लोगों को ये सब स्कैम और प्रोटेस्ट क्या वो भूल चुके हैं, उससे ऊपर चले गए हैं? लोग नहीं भूले हैं, मीडिया ने भुलाने की कोशिश करी है। असल में मीडिया जब तक बातों को पहुंचाएगा नहीं जनता तक, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा लद्दाख में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है? उन्हें आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। एक बार, तभी मैं कह रहा हूँ कि एक एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है उसको, वो बस सोचे कि कैसे 100 लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकता है। क्योंकि आप अपने आसपास के 100 लोगों को बताओ क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या मुद्दा है, कैसे देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। एक्टिव एजुकेशनलिस्ट से एक्टिविस्ट का टैग लग जाएगा। देखो सच बताऊं तो मुझे मज़ा नहीं आता ये करने में, मुझे मज़ा तो अपने एजुकेशन वीडियोस बनाने में आता है। पैसे भी वहीं ज़्यादा मिलते हैं, स्पॉन्सर्स भी वहीं ज़्यादा आते हैं, और इससे जो कंट्रोवर्सी है वो भी नहीं होती। तो मेरी रेपुटेशन के लिए, पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए, अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वही वीडियोस बनाने बेहतर थे। लेकिन मैंने ये देखा कि आज जब इतना बड़ा देश, हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तुम्हारा देखेगा कौन? क्योंकि अभी तो अरविंद केजरीवाल को भी उसी शाम को ही अरेस्ट कर लिया जाता है जब फाइनल डेटा बाहर निकलता है। एक मुद्दा नहीं है, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हो, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। इवन मणिपुर, लद्दाख, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। केजरीवाल के अरेस्ट में भी वो जो मनी ट्रेल की लिंक निकल कर आई है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ही रिवील हुई कि वो बीजेपी तक पहुंचती है। जो पहला अक्यूज था उस स्कैम का, उसने बीजेपी को 50 करोड़ दिए और केजरीवाल पर आरोप लगा दिए। यही सब चल रहा है देश में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है जो होने लग रही हैं। लोगों को जो सच पहुंचाना है वो ये कलेक्टिवली बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपना काम ठीक से करती तो क्या ये 100 लोगों को बताने की जरूरत पड़ती, ये एक्टिविज्म करने की जरूरत पड़ती क्या? तब नहीं पड़ती। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन सही से काम कर रहे हो। But certain institutions काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? What is the data? डेटा क्या है? मीडिया ही नहीं बता रहा, आप देख लो।
एक एक चीज को उठाकर देख लो। मणिपुर की बात करी मीडिया ने, लद्दाख में सोनम वांगचुक, उसकी बात करी नहीं करी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करी नहीं करी मीडिया ने। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक डिफीटिज्म भी है, क्या होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तुमने खबर बाहर कर दिया तो क्या होगा, एक ही तो पार्टी है, ऑपोजिशन की तो हालत इतनी खराब है, वोट ही नहीं करते हैं, या वोट करते हैं चलो गुस्से में हम नोटा करेंगे, तो उनसे क्या कहेंगे जो नोटा पर मोहर लगाएंगे? देखो, नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब आप एक न्यूट्रल स्टैंस ले रहे हो, जो भी आज देश में हो रहा है उस पर एक न्यूट्रल स्टैंस ले रहे हो। लेकिन सोचकर देखो, अगर आपके बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है और आप उस पर नोटा का बटन दबाते हो, वहां पे न्यूट्रल स्टैंस का मतलब क्या होगा? कि आप चुपचाप खड़े रहते हो, कुछ नहीं करते, किसी को नहीं बताते, बिल्डिंग को ऐसे ही जलते रहने देते हो। ये होगा नोटा का मतलब। यहां पर भी नोटा का मतलब यही है कि देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है, आपको परवाह ही नहीं है देश की, आप नोटा का बटन दबा रहे हो और कहते हो मैं तो न्यूट्रल हूं। आप आशा करते हो, मैं भी आशा करता हूं कि लोग इस इंटरव्यू को देखें, ये बात माने, लोगों को एजुकेट करे। मीडिया खबर नहीं पहुंचा रही है, ये इसमें तो मेरे ख्याल से एक चीज पर तो डिबेट मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करेगा, होपफुली। पता नहीं आज के देश में क्या है, इस पर तो नहीं करते कोई, मीडिया नहीं इन्फॉर्म कर पा रही है। हमें जो पसंद नहीं करते हैं वो भी मैं इतना तो कहते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हें देखते हैं क्योंकि खबर हमें मिलती है। लेकिन एक तरफ आप एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो, इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्रुव राठी आपको यह भी मालूम है कि आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी हो या जितने भी लोग आपका वीडियो देख ले, एक और पूरा तबका है ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो गर्ल्स, गन्स, गैंग्स, फाइट्स दिखाकर पॉपुलर होते हैं, यहां तक कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है उनके यूट्यूब एक्टिविटीज पर, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं, उनकी बहुत पुल है और इनको भी पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ आप लोगों को डिक्टेटरशिप के बारे में बता रहे हो, उधर ही वो डिक्टेटोरियल फोर्सेस इनके साथ बैठ के यूट्यूब वीडियोस भी बना रही है। उससे कैसे हराओगे ध्रुव? ये तो लोगों को सोचना होगा कि किस व्यूअर को, किस यूट्यूबर को वो देखते हैं, किस इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही कहना होगा कि आप जब किसी भी चीज़ को देख रहे हो, किसी भी वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो या टीवी पर कुछ देखते हो, अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत किया करो, क्योंकि जो भी आप देखते हो उसका इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ता है। अगर आप ये देख रहे हो कि इन्फ्लुएंसर्स गन्स का शो ऑफ कर रहे हैं या ड्रग्स का शो ऑफ करते हैं, तो क्या चीज़ें आप सीख रहे हो उनसे? डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स जो है, नफरत फैलाना, आपके मन में क्या आता है उनको देखकर। तो मैं तो यही कहूँगा, अब किसी भी चीज़ को देखने से पहले जज किया करो। बिग बॉस के बारे में मैंने यही कहा था कि सोचो क्या मिल रहा है आपको देखकर। एंटरटेनमेंट के मतलब पर यह नहीं कि दिमाग को डस्टबिन की तरह बना दो। इनका होल्ड तो है, दैट यू एडमिट, आपसे ज्यादा है। होल्ड है क्योंकि आपसे ज्यादा है, होल्ड है क्योंकि लोगों को कंट्रोवर्सी देखनी पसंद होती है असल में। और ज्यादातर लोग जो इन्हें देखते हैं बस इसलिए देखते हैं कि अरे अब क्या नया बवाल कर दिया इसने, चलो देखो अब क्या कलेश हो गई यहाँ पर। मजा आता है उन्हें वो कंट्रोवर्सी देखने में। कोई इसलिए नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे मुझे। वो बस ड्रामे के लिए देखते हैं लोगों ने। ध्रुव राठी की आर्मी है क्या? नहीं, मेरी कोई आर्मी नहीं है। आर्मी सिर्फ एक है देश में, इंडियन आर्मी। बहुत सारे जो अभी ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूबर्स को, और इतना बजट भी है सरकार के पास, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। आपका भी एक लिंक जोड़ा जाता है, जैसे मैं आकाश बनर्जी हूं तो फिर मैं तो ममता बनर्जी का भतीजा हूं। किसी को मैं ना भी समझाऊं, अब मैं ही बोल देता हूं हाँ भाई ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो। उसी तरीके से आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे आप डिनाई करो या नहीं करो। तो ये तार कब से जुड़े ये बता दो, आज एडमिशन, आज आप भी बता दो पहले कब जुड़े ये तार। पहले वाले सवाल पर दो सवाल हैं यहाँ पे। पहला आपका सवाल ये है कि जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स ये कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके पीछे उनका सेल्फिश मोटिव है कि लोग मोस्टली लोग अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए देखते हैं। उन्हें अगर दिखता है कि सच के लिए आवाज़ उठानी यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, शायद उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी या ईडी आ जाएगी उनके पास, और दूसरी तरफ यहाँ ऑप्शन है कि चुपचाप बैठे रहो, सरकार की तारीफ करो, अवार्ड दे देंगे हम आपको, स्टेज पर आकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा, इतनी तारीफ कर दी जाएगी, तो आसान ऑप्शन है वो चुनना। अंगूर खट्टे है ना, आपको अवार्ड नहीं मिला इसीलिए आप ये कह रहे हो। मैं सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती
अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं के पास हैं, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीरी नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे देश की परवाह है। इसलिए मैं ये मुश्किल द रोड नॉट टेकन है ना, वो ले रहा हूं यहां पर। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, आए हैं। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो। मैंने रिजेक्ट कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। ये भी बड़ी झूठी खबरें फैलाई जाती है। मैं एक बारी कोरा पर किसी ने आंसर में लिख दिया था कि मेरे पापा तो उनकी कोई फैक्ट्री थी, कांग्रेसी थे वो या कुछ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनकी फैक्ट्री बंद करा दी करप्शन की वजह से, इसलिए बीजेपी से मैं आज नफरत करता हूँ। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं लोग। तो ये पूरी कहानी बनाई हुई है। और एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा, आपने देखा होगा आजकल क्या फैलाने लग रहे हैं ये कि मैं इंडियन हुई नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी बीवी पाकिस्तानी है। मैसेज है ना, आपने देखा होगा वो मैसेज, स्क्रीन पर जरूर दिखाना व्यूअर्स को कि क्या क्या बकवास लिखकर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में फैलाते हैं। एडिटर लगा देगा। तो जो भी पर्सनल अटैक्स मुझ पर किए जा रहे हैं, ये सब एक डाइवर्जन है, क्योंकि मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, फैक्ट्स को काउंटर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बट ये जो तरीके होते हैं, झूठ फैलाना, गाली बकना, ये काफी इफेक्टिव भी होता है। तो आप पर इफेक्टिव नहीं रहा है, आप कह रहे हो कि जब आपको पाकिस्तानी बोला जाता है या आपके वाइफ के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या उसे गाली बकी जाती है? जो लोग इसे फॉरवर्ड करते हैं उन्होंने अपना मन पहले से बना रखा होता है कि यार हमारे लीडर के बारे में कुछ इसने बोल दिया, पक्का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, पक्का कोई तो फंडिंग कर रहा होगा इसकी, ये उनके मन में आता है। तो फंडिंग कहीं से तो आती होगी ना फिर। अरे नहीं आती ना, यही तो मैं कह रहा चैनल हूं। तो चलाना है ना, चैनल चलाना से फंडिंग आती है, फिर स्पॉन्सर से फंडिंग आती है। रूल्स के अकॉर्डिंग वीडियोस में जो स्पॉन्सर होते हैं, मुझे बोलना होता है कि स्पॉन्सर है, हैशटैग ऐड भी लिखा आता है, जब मैं उन्हें स्पॉन्सर करता हूं वहां से फंडिंग आती है। ओके, सो लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेज जरूर दिखाना आप व्यूअर्स को, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो लोग इन व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं वो सोचते भी नहीं करने से पहले, थोड़ा सा पढ़ लें कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसी से पता लग जाएगा कि कितनी बकवास है ये। लेकिन आपको लगता है कि इवन अगर ये बकवास है, लोग आजकल व्हाट्सएप पर कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, भी। लेकिन वो उनके जो प्री कंसीव्ड उनकी आइडियोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो बस मैं कहूँगा कि थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ किया करो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करने से पहले। बहुत जो सवाल आए हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर और पेट्रियन पर, एक बहुत कॉमन सवाल है कि देखो हमें ध्रुव का काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्रुव तो बाहर जर्मनी में बैठकर, आपको जैसे आपके ट्रोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं, तो जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो। तो इनको क्या जवाब? ये फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? ये सब डाइवर्जन के तरीके हैं, जैसा मैंने कहा। और एक सेकेंड, हम ये इंटरव्यू का कर रहे हैं नहीं, क्या? हम आपके घर में कर रहे हैं ना, तो क्या मैं आपके घर में रहता हूँ? जर्मनी में तो नहीं है। हाँ ठीक है। सो यू आर सेइंग दैट अगर आप यहाँ रहते तो यही तेवर से बात करते हैं ध्रुव? कोशिश तो यही रहती मेरी। या फिर कहीं ना कहीं एक जर्मन डेमोक्रेसी का जो इम्पैक्ट है, लिबरल, हाँ, एग्रेसिव ऑपोजिशन होना चाहिए, एक जर्मन डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो कहीं नहीं आ गए आपके अंदर? क्योंकि लोग तो खुश हैं, कहते यही डेमोक्रेसी है, यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसी चलती है। इन सब चीज़ों का जर्मनी से, वेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। जिन वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो वही वैल्यूज़ हैं जिनकी भगत सिंह ने बात करी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बात करी थी, महात्मा गांधी जी ने बात करी थी। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन्हीं वैल्यूज़ के लिए अपनी जान दे दी थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
लोग इस कहावत को दोहराते तो हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोच कर देखा है? इसका मतलब है कि आपकी खून की, आपकी आज़ादी की जो कीमत है वो आपकी खून की कीमत से ज़्यादा है। ये मायने हैं फ्रीडम के। इस हद तक हमें जाना चाहिए आज़ादी के लिए फाइट करने के लिए। और जो आप गिरते हालत की बात कर रहे हो, एक उसमें सवाल भी आया है और मैं तो खुद एक्सपीरियंस करता हूं इसमें, तो सेल्फ सेंसरशिप जो आज हुआ है वो कितना आपको करना पड़ता है? क्योंकि हर आदमी आपको प्राइवेटली ये बोलेगा हाँ हमें सोच के बोलना पड़ता है, तो आप भी सोच के बोल रहे हो अपने वीडियोस में? सोचकर तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कुछ भी गलत बोला जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल सेल्फ सेंसरशिप का सवाल है, थोड़ा बहुत ज़रूर मैं कहूँगा हर इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ सेंसर कर रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा है। इवन कॉमेडी यूट्यूबर्स वो भी सोचते हैं 2 बार कि इस पर जोक करूं या ना करूं, इस पर लोग ऑफेंड होंगे, किसके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। पता नहीं, आजकल तो आईपीएल टीम्स पर भी कोई जोक कर दिया, किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था उस दिन, मैंने देखा था। तो हर कोई कुछ हद तक सेल्फ सेंसर कर रहा है अपने आप को, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितना खुलकर मैं बोल सकूं उतना खुलकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। YouTube में एक सबसे ज़्यादा जो सवाल आपका आया है आपके ऊपर, इस बहुत क्लियरली लोग आपको काफ़ी टाइम से जो फॉलो कर रहे हैं वो एक ट्रिजेक्टरी देख पाए हैं आपकी वीडियोस की, कि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि ध्रुव ने बीच में आशा छोड़ दी थी, वो पॉलिटिकल वीडियो से एजुकेशनल वीडियो पे चले आए हैं और अब इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से वापस आए। तो उनका सवाल ये है कि ये एग्रेशन जो आ रहा है ये कहीं टाइमिंग की वजह से तो नहीं है कि आप सिर्फ एक टाइमिंग देखकर ये वीडियोस ऐसा कर रहे हो, या देयर इज मोर टू इट? क्योंकि एजुकेशन छोड़कर आप वापस पॉलिटिक्स में काफी एग्रेसिवली आप वीडियोस बना रहे हो, क्यों? मेरा पैशन जो है वो एजुकेशन वीडियोस बनाना है। पॉलिटिक्स के वीडियोस अब मैं जो बना रहा हूँ ये मजबूरी की वजह से बना रहा हूँ, मजबूरी आसपास की हालातों को देखकर। और जब ये करोगे, कहाँ एजुकेशन वीडियो में आराम से रिस्पेक्ट भी मिलेगा, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स भी आपको देखेंगे, लेकिन यहां आपको गाली गलौच मिलेगा, थ्रेट्स मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो कितना आपको इंपैक्ट करता है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो सही बात बोलना चाहता है, जो एक प्रोग्रेसिव बंदा है या लिबरल बंदा है या ग्लोबल आउटलुक वाला बंदा है, वो 5 गालियां खा के वो चुप हो जाता है। हर किसी को यही सोचना चाहिए कि देखो, देश को बचाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई आसमान से आकर टपकेगा। फिल्में देखकर लोगों को लगता होगा कि कोई हीरो आ जाएगा जो देश को बचा लेगा। कोई हीरो नहीं आने वाला, ये मैंने सोचा है। और इसको लेकर एक फ्रेज हो सकता है कि मैं नहीं तो और कौन, हम नहीं तो और कौन। आपकी टी शर्ट पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही इंडिया हैं, हम नहीं तो और कौन देश को बचाएगा। हाउ टू हैंडल दिस ट्रोलिंग? आपकी चलिए मोटी चमड़ी है, मेरी भी कभी कभी हो ही जाती है, इतने दिनों से हो गई है, लेकिन एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा जब इतनी उसको ट्रोल किया जाएगा? अरे फैमिली मेंबर्स और एलुमनाई ग्रुप नहीं छोड़ते हैं, बाकी तो आप आईटी सेल को मारो गोली, यहां तो फैमिली वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो उनको क्या बोलोगे कि अगर वो सच बोलना भी चाहे तो क्या करें? देखो, हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश मत करो। जो बहुत ही किसी इंसान ने बिल्कुल ठान ली है कि वो अपना मन नहीं बदलेगा, तो दूसरे पर मूव करो। क्योंकि इंडिया में अभी भी एक बड़ा सेक्शन है, 20-30% वोटर्स का, जो नॉन पॉलिटिकल है। उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करो। अपने आसपास जाओ, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर देखो, अपने हाउस हेल्पर्स को बताओ देश में क्या हो रहा है। सब अपने आसपास के दुकानदारों के पास जाकर देखो, उन्हें बताने की कोशिश करो क्या हो रहा है। रीच आउट करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मोहल्लों में, अपने नेबरहुड्स में। और अगर कोई नहीं मानता है तो ठीक है, नहीं मानता, अगले आदमी पर मुड़ जाओ। आप जो कह रहे हो ना रीच आउट, तो उसी तरीके से रीच आउट तो डिजिटल मीन से भी हो सकता है कि अगर एक ध्रुव राठी ने भी अगर एक चैनल अपने बूते पर खड़ा किया था तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। शुरुआत आपने फिर क्या सोच के किया था जब ये चैनल आपने स्टार्ट किया था? तब व्हाट वाज द इंस्पिरेशन उस समय? किसको इन्फॉर्म करना था, किसको एजुकेट करना था, जो आप मोबाइल फोन लेके चल पड़े? नहीं, शुरू में तो जो ऐसी वीडियोस बनाए थे मैंने कुछ, जो सबसे पहला वीडियो था वो एक वाटर पार्क का वीडियो था। फिर मैंने कुछ ऐसी मूवी के ट्रेलर्स एडिट करके डाले। वीडियो एडिटिंग मुझे पसंद थी, एज अ पैशन मैं वो कर रहा था। ठीक है। फिर धीरे धीरे मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया, एजुकेशनल वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आया। तो जो भी मेरा पैशन था बस मैंने वही फॉलो किया, मैं कहूँगा। और यूट्यूब वीडियोस बनाने में मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। सिंपल सी बात है। तो जो इनिशियल पॉलिटिकल वीडियोस बनाए थे वो क्या सोच के बनाए थे कि देश में कोई चेंज लाओगे? पैशन था, मैं कहूँगा। मुझे बहुत मोटिवेशन था मेरे अंदर इसके ऊपर बोलने का।
जो बात दिल से निकल रही थी, बस मैं वो उसे करना चाहता था। और स्टार्ट कैसे किया था? क्या हार्डवेयर लेके स्टार्ट किया था? सिर्फ एक स्मार्टफोन था मेरे पास। एंड देन व्हेन डिड यू गेट अ कैमरा? फिर कितने फॉलोअर्स के बाद कैमरा लिया? कैमरा तो बहुत बाद लिया है, शायद से 2020-21 के बाद। नहीं, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कौन सा कैमरा खरीदूं, बहुत बार सवाल। अच्छा, नहीं, इसके लिए कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं, स्मार्टफोन भी काफ़ी हो सकता है इनिशियली, क्योंकि जब तक मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो गए थे तब तक मैं स्मार्टफोन से शूट कर रहा था चीज़ों को। और जो व्लॉग्स हैं, जो बड़े हाई क्वालिटी व्लॉग्स हैं, वो भी सिर्फ स्मार्टफोन पे शूट किए जाते हैं। कोई एक्सटर्नल माइक जैसे यहाँ आप यूज़ कर रहे हो ये भी नहीं किया जाता। तो सब कुछ स्मार्टफोन से करना पॉसिबल है, एडिटिंग भी स्मार्टफोन से करनी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है जो आप कह रहे हो लोगों को रीच आउट किया जा सकता है, वो एक छोटी सी फैमिली भी हो सकती है। मैं फौज वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी सी फैमिली भी हो सकती है जो अपने इंस्टाग्राम पर भी लोगों को इंपैक्ट करने की कोशिश कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। उनको क्या चाहिए? अगर आपका मैसेज कोई बोले कि नहीं चलिए हम इंस्टाग्राम पे 1 मिनट वीडियोस बनाएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे अगले 1 महीने तक कि वोट करो, सही करो, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, बस कैमरे में देखकर बोलना है, इतना सिंपल है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना होता है। लाइक जैसे कि किस नीश में आप जाएंगे, एग्जैक्टली कौन सी स्किल्स पर आप फोकस करेंगे। इसकी मैंने डिटेल में बात अपने यूट्यूबर वाले कोर्स में करी है, जो तीसरा कोर्स मैंने भी रिलीज़ किया है। वो इसी पर फोकस्ड है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाना है या पार्ट टाइम जॉब बनाना है तो ये आप कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपके व्यूअर्स को एक डिस्काउंट भी देना चाहूँगा, अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है आपके देशभक्त व्यूअर्स में से उस कोर्स को खरीदने में। देशभक्त है आपका चैनल, तो देश40 DESH 40 कूपन को इस्तेमाल करें वो, तो उन्हें 40% ऑफ मिलेगा इस कोर्स पर। इसका QR कोड आप यहाँ डाल सकते हो या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो। तो उस कोर्स में मैंने यही समझाया कि आप नीश अपनी कैसे चुन सकते हो और किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए। और आपको अभी सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना पड़ता है जब आप वीडियोस बनाते हो, गिवन द टाइम्स दैट वी लिव इन? किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है? अब ऑब्वियसली लाइटिंग और ऑडियो पर तो उतना फोकस नहीं जितना कुछ और चीजें हैं। नहीं, मैं कहूँगा हर चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले देखो, स्क्रिप्टिंग, रिसर्चिंग से शुरू होता है, स्क्रिप्टिंग, फिल्मिंग, वीडियो एडिटिंग, रिव्यूइंग द वीडियो, एनालाइजिंग द वीडियो। एक इस लंबे प्रोसेस में हर छोटी छोटी चीज़ पर मैं फोकस करता हूँ और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड व्हाई शुड समबडी बिलीव इन यू? बिकॉज ध्रुव, बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि नहीं यार, हम तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम तो कुछ अपना ही देखेंगे। आप पर विश्वास क्यों करे आदमी? मत करो मेरे ऊपर विश्वास। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करो। बस जो फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उन पर गौर करो। क्योंकि वीडियो में हमेशा किसी ना किसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स हूँ। प्राइमरी सोर्स वही है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेहनत से आज भी काम कर रहे हैं, जिनकी ज़्यादा बात नहीं करी जाती है, जो अखबारों के 7th 8th पेज पर खबर छप रही है, उन्हीं को ही मैं निकाल कर आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। तो आप खुद से फैक्ट चेक करके देखो कितना सच बोल रहा हूँ, मेरी बात में कितना सच है। खुद से अपने सोर्सेज को देखो, खुद उन अखबारों पे जाओ, प्राइमरी सोर्सेज को इवैल्यूएट करो और जज कर लो। एक चीज होता है कि लोग ये गोदी मीडिया बहुत देख रहे हैं, और दूसरा होता है, मेरा तो पर्सनली मानना है कि वेब में काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जर्नलिज्म हो रहा है। तो आप अपने व्यूअर से क्या कहते हो? उन्हें क्या देखना चाहिए? चलो, ध्रुव राठी का तो एक एपिसोड आता है, हफ्ते में 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, बाकी टाइम वो क्या देखेगा? व्हाट वुड यू टेल देम? क्या कंज्यूम करने के लिए? इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए वो क्या देखे? देशभक्त देखे। ये तो प्लग हो गया, चलिए ठीक है। बट इंफॉर्मेशन है, यू आर सेइंग दैट जो काम आपका होता है या हमारा होता है, जो हम रिसर्च करते हैं, जिसके काम पर हम बेस करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन है क्या? लोग नहीं देख रहे हैं? क्योंकि मैं काफी बार देखता हूं कि इंफॉर्मेशन है लेकिन कंजम्पशन नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? एटीट्यूड की थोड़ी सी मैं कहूँगा कि जो ट्रेडिशन है हमारा वो यही था कि न्यूज़ जो है वो टीवी में देखी जाएगी। हमारी पिछली जनरेशन्स भी वैसा ही करती थी, तो आज भी लोग वही फॉलो करते हैं कि अगर न्यूज़ देखनी है तो अखबार पढ़ो या टीवी में देखो। तो सोशल मीडिया को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। अब ये चीज़ बदल रही है और इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों का थोड़ा फोकस
इस पे लाने की ज़रूरत है। और ये आपके साथ कितनी बार हुआ है कि चलो ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया, फैक्ट दिखा, ये वो, उसके बाद वीडियो निकलने के बाद फैक्ट में चेंज आ गया, नया फैक्ट आ गया, नया इन्फॉर्मेशन आ गया, आपका वीडियो उल्टा पड़ गया, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है ऐसा जब भी होता है मैं पिंड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ कि अब ये चीज़ बदल गई है, या वीडियो में मैंने ये चीज़ गलत बोल दी थी, अनइंटेंशनल मिस्टेक थी, वहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। इनफैक्ट ऐसी गलतियों को मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया है, मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है जो पिछले वीडियोस की मिस्टेक्स को नोट डाउन करती है, जिसमें मैं लिखता हूँ कि किस टाइम स्टैम्प पर क्या गलती थी, क्यों वो गलती हुई, किसकी गलती थी टीम में, और क्या इंटेंसिटी थी उस गलती की, ठीक करने के लिए क्या किया उस गलती को। और जब से हमने इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया तब से जो फ्रीक्वेंसी थी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स की वो बहुत कम हो गई है। मैंने फेक न्यूज़ फैलाते थे, इसका मतलब? नहीं, फेक न्यूज़ नहीं फैलाता था। अनइंटेंशनल मिस्टेक और इंटेंशनली फेक न्यूज़ फैलाने में बहुत फ़र्क है। अनइंटेंशनली कुछ गलतियां हो जाती थी, कहीं पढ़ने में गलती हो गई, कहीं बोलने में गलती हो गई। जैसे कई बारी मैं 29 ईयर्स लिखा था एज वहाँ पे किसी की एक वीडियो में, तो मैंने उसे 39 पढ़ दिया, ऐसी गलतियाँ हो गई। तो इन सब चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड किया, देखा क्यों ये गलतियाँ हो रही हैं, कैसे हम इन्हें रिव्यू के वक्त करेक्ट कर सकते हैं, और अब ये बहुत कम हो गई हैं। पहले वीडियोस में ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। तो आपकी टीम कितनी बड़ी है? मैंने 50-100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। सो यू आर सेइंग दैट 10 लोगों के साथ एक यूट्यूब चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव को compete कर सकती है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सच की ताकत है, हमारे पास वो पैशन है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं है, और हमें देश की फिक्र है, उनको बस अपनी फिक्र है। और विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो एक ही, मैंने मुझे हर दिन, आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे मेल्स आते होंगे, और अभी आपके इंटरव्यू के समय भी उन बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि एज ए यंगस्टर आपका वीडियो तो हमने देखा, हमने पॉलिटिक्स समझा, लेकिन हम अपने लाइफ के साथ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ ना जॉब्स की प्रॉब्लम है, करियर की इश्यूज हैं, एआई इज ऑल्सो स्टेपिंग इन। यूथ को पॉलिटिक्स सोचने से पहले अपना लाइफ के बारे में भी सोचना इतना उन लोगों को स्ट्रेस लग रहा है, तो पॉलिटिक्स कहाँ से देखेंगे वो? बात ठीक है, पहले अपनी लाइफ पर भी फोकस करना चाहिए ऑब्वियसली, और उन्हें अपने करियर के बारे में भी सोचना चाहिए, और जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है उन्हें उसके साथ अडेप्ट करना चाहिए मैं कहूँगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से बहुत सारी जो नौकरियां हैं उन पर असर पड़ेगा। बहुत सी ट्रेडिशनल नौकरियां, और जो जिसमें कॉलेज जाते थे या पढ़ाई करते थे, आपको लगता था कि अब गारंटी हो जाएगी जॉब मिलने की, अब ये ज़माना चला गया, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। आपको एक ऐसा माइंडसेट रखना होगा कि आप हर बार सीखते रहो कुछ ना कुछ, नेवर स्टॉप लर्निंग। ये मोटो को हमेशा यंगस्टर्स को याद रखना चाहिए कि आप जिस भी पॉइंट पर हो अपने करियर में, नई चीज़ें सीखते रहो, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, नई स्किल्स सीखते रहो, तो हमेशा आप टॉप पर रहोगे इन सब के। आपको जब वीडियोस बनाते हो तो कभी लगता है कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो, मैंने कौन से वीडियोस में सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन दिखता है? क्या जो रियल कोर इश्यूज हैं, जिसको आप मानोगे कोर इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीआई है, उन पर ट्रैक्शन मिलता है, या फिर एजुकेशनल और हिस्ट्री, उन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है? अब तो दोनों पर ही मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक पर ज़्यादा मिलता है मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट वर्सेस एजुकेशन को कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। वो आप जनरली यूट्यूबर्स के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, या टीवी शोज़ के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि ज़्यादा लोगों को एंटरटेनिंग चीज़ें देखनी पसंद है, जैसे क्रिकेट देखना हो गया या बिग बॉस देखना हो गया। और एजुकेशनल प्रोग्राम्स कितने लोग देखते हैं, उनकी संख्या कम होती है। और इसके पीछे कई और कारण हैं, जैसे कि लोगों को एक एस्केपिज्म चाहिए होता है अपनी लाइफ में, तो एंटरटेनिंग मूवीज़ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना एज़ कम्पेयर टू सीरियस एजुकेशनल मूवीज़। तो यूथ से क्या कहोगे जो यही एस्केपिज्म देख रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, गन्स, गर्ल्स, देखो देख रहे हाँ, कुछ हद तक एस्केपिज्म सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे भी कई बार एस्केपिज्म करने का मन करता है कि ये सब जो हो रहा है इससे मैं दूर जाऊं और किसी और चीज़ पर फोकस करूं, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ में आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, बस ये देखो कि वो चीज़ आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है कि नहीं आपके माइंड के लिए।
तो बिग बॉस और इन चीज़ों के कंपैरिजन में आप एंटरटेनमेंट क्रिकेट खेलने में भी कर सकते हो अपना, बाहर स्पोर्ट्स खेलने जाओ, आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत अच्छी फिल्में भी हो सकती हैं, घटिया फिल्में देखने की जगह एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस की कमी नहीं है। अब अच्छी फिल्म लाइक केरला स्टोरी, अच्छी फिल्में लाइक 3 इडियट्स, ओके 12th फेल। ओके। जर्मनी में तो ठीक है, आप चौड़ से चलते हो, अभी जब इंडिया आते हो तो क्या आपको रास्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि ध्रुव राठी, एंटी नेशनल ध्रुव राठी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? किसी ने नहीं बोला। ऑनलाइन पे तो इतने लोग बोलते हैं। ऑनलाइन लोगों को एक वो बैरियर सा मिल जाता है कि एनोनिमस हैं वो, कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए वो खुलकर इतना बोलते हैं। तो अगर मैंने ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा किया है, आई एग्री विद यू कि सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर इतना ऑनलाइन है और इतना लोग कन्विक्शन से बोलते हैं, एंटी नेशनल हो, फंडेड हो, सोरोस हो, सरकार आज इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि 400 पार भी है, तो फिर आपको कहीं मिसमैच लगता है कि जो ऑनलाइन एक नैरेटिव चल रहा है वर्सेस जो आपको रियल लाइफ में दिख रहा है, उसमें आपको मिसमैच दिखता है क्या? सरकार भी बहुत कॉन्फिडेंट है अभी। सरकार का तो फालतू का कॉन्फिडेंस, अगर इतनी कॉन्फिडेंट होती सरकार तो वो इस तरीके से एक्शन नहीं ले रही होती जो आज के दिन ले रही है। ऑपोजिशन, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार होने वाले थे? आम आदमी के टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार हो रहे थे? तो 400 पार होते तो लद्दाख की मांगे भी फुलफिल कर देते। देश की कुछ तो परवाह करते ना, मतलब अगर जीत रहे होते तो ये दिखावे का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। और आपको जो एक श्योरिटी लगता है फाइनली विद द थ्रेट ऑफ दिस डिक्टेटरशिप, बहुत सारे मैंने जो कमेंट्स पढ़े उसमें यह था कि यू आर बीइंग अलार्मिस्ट, बट आपसे बात करके लगा, जितने बार आपने डिक्टेटरशिप का नाम लिया और जो आपको वरी लग रहा है, तो उसमें आप कह रहे हो कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफ इंडिया अप्रोचिंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, उसमें अलार्मिस्ट नहीं है, इट इज कंप्लीटली फैक्चुअल। एग्जैक्टली, इट इज सेट इन स्टोन कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहीं जाकर गिरेंगे। अगर कुछ बदल गया, हमारे सुप्रीम लीडर का माइंड बदल गया, अचानक से उन्हें लगा कि मैं अहंकारी नहीं बनता, मैं जनता की परवाह करने लग जाता हूं, तो वहां नहीं गिरेंगे हम। लेकिन जिस तरीके से चीजें जा रही हैं आगे, और जो हिस्ट्री हमें दिखाती है कि अगर कोई इंसान इतना अहंकारी बन जाता है कि वो ये सब करने लग जाए, तो वहां से कोई टर्निंग बैक पॉइंट नहीं होता। फिर उसे अपने आप को बचाने के लिए चीजें करती रहनी पड़ती हैं। नहीं तो किम जोंग उन तीसरी जनरेशन का डिक्टेटर है, उसे तो कुछ लगना चाहिए था कि चलो बहुत हुआ डिक्टेटरशिप, अब डेमोक्रेसी लाते हैं देश में। क्यों नहीं करता वो ऐसा? और आप क्योंकि इतना इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, एक बहुत बड़ी चीज जो बोली जाती है कि देश की छवि बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा सम्मान आने लगा है। भाई मैं तो इतना ट्रैवल नहीं करता हूं, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो ऐसा हुआ है क्या पिछले 5 सालों में लोग आते हैं आपके ऊपर और बोलते हैं अरे 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 आप तो इंडिया से हैं, आपका पासपोर्ट देख के ही एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? एज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर क्या आपको लगा है कोई डिफरेंस? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मीडिया खबरें चलाता है, यहाँ पर कुछ भी झूठी खबरें चला देता है और लोगों को लगता है कि देश का डंका बज रहा है दुनिया में। अभी रशिया यूक्रेन वाली चीज़ देख लो, क्या मतलब क्या बकवास चलाई उन्होंने कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। तो ऐसी चीज़ें जब वो बोलेंगे, ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि भाई वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी है मोदी जी ने, तो मतलब पक्का पावरफुल लीडर होंगे। ऐसे झूठ जब टीवी पर चलाए जाएंगे, बार बार दोहराए जाएंगे, फिल्में भी बनाई जाएंगी इन चीज़ों के ऊपर, ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि दुनिया भर में चर्चा होती है। लेकिन जब सच्चाई इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट है, बाकी कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही हैं इसकी वजह से, आज के दिन सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन दुनिया में। सारे इंडेक्सेस में तो गई ही गई है, वो तो हमारा ही नुकसान है, लेकिन जस्ट एज रेपुटेशन वाइज भी हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है। ओके, सो और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक जब आपका लड़का है, आपका बेटा है ना, अगर वो ड्रग्स करता है, मान लो वो उसको गंदी आदतें लग जाती हैं, शराब पीने लग जाता है या अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे डांट के समझाओगे ना कि ये गलत कर रहा है, या फिर आप कहोगे कि नहीं मैं चुप रहता हूँ, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, बस उसकी तारीफ करते रहूँगा। आपको दिख रहा है कि वो
पर्सनल लाइफ में नीचे जाता जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, आप कहते हो कि भाई सब चंगा है, और कोई उसे क्रिटिसाइज करने को बोलता है मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये पागलपंती है ना। यही चीज लोग देश के साथ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। जब देश नीचे जा रहा है तो उसे यहाँ सरकार को डांट कर, क्रिटिसाइज करके देश को इंप्रूव करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश नीचे जा रहा है, जाते रहने दो, हमें तो तारीफ ही सुननी है बस। क्योंकि उनका मानना है कि हमने किसी को वोट दिया है तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। आपने अपने बेटे को जन्म दिया है आप अपने बेटे को डांटते हो कि नहीं डांटते? या ये बोलोगे कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है, भाई मेरा बेटा है, वो जो वो करेगा मैं अंधाधुंध उसे सपोर्ट करूंगा। वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने दो। कोई भी अगर ऐसा कहेगा तो कोई दूसरा इंसान उसे पागल कहेगा। तो देश के लिए यही स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं होते? तो मैं एक चीज फाइनली आपसे पूछूंगा कि जब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया है, मान लिया है कि आएगा कौन, आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करते हो कि आपने कोई रिजाइन नहीं किया है और आप अभी भी एकदम डटे हो। बिल्कुल डटा हूं, क्योंकि मुझे देश के सिटीजन्स पर भरोसा है। और अगर कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर लगे या इंटरव्यू देखकर लगे कि मुझे भरोसा नहीं है, उनका भरोसा उठ चुका है, तो मैं बस ये कहूंगा, बस अपने ऊपर भरोसा करो। आप 100 लोगों को कन्विंस करो। हर एक व्यूअर, इस वीडियो को देखने वाला अपने आसपास के 100 लोगों को अगर कन्विंस करने की कोशिश करेगा, बात पहुंचाने की कोशिश करेगा, देश बदल जाएगा। क्योंकि देश कौन है आखिर? हम ही लोग तो हैं देश। किससे भरोसा उठा है? अपने ऊपर से ही भरोसा उठ गया है क्या? अपने ऊपर भरोसा करो बस। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इस व्यूअर को, इस वीडियो को देखने वाले 10 मिलियन लोगों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उन 1 करोड़ लोगों को अगर अपने ऊपर भरोसा हो गया ना कि वो बदल सकते हैं चीज़ों को, तो देश भी बदल जाएगा। इसमें तो खैर एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। और आएगा जो, जाएगा जो, उससे ज्यादा है कि भरोसा अपने ऊपर रखना है। आई थिंक इस चीज पर कोई डिबेट नहीं हो सकता है। आई जस्ट होप लोग इतनी सी बात डेफिनेटली समझ ले कि भाई वो अपना करे, जो भी हो सिचुएशन, चाहे वो कोर्ट्स का हो, मीडिया का हो या ऑपोजिशन का हो, कम से कम अपनी बात आगे रखो और अपने देश के बारे में सोचो। ध्रुव, इट्स अमेजिंग, सो थैंक्स सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। आई जस्ट होप इससे लोगों को भी थोड़ी बात समझ में आए। थैंक यू सो मच। सेम। थैंक यू।